वेलकम टू टेक्स अड्डा। फ्रेंड्स, पॉलिटी युक्ति पब्लिकेशन में आपको करा रही हूँ। तो यहाँ पर 21st चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे और 22nd चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और आज इसे यहाँ पर फिनिश कर देंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई है? 1991 से। वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? प्राक्कलन समिति। संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो वो आपकी प्राक्कलन समिति ही है। अगला है, सार्वजनिक लोकलेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहते हैं। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों यानी कि प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? तो वो समिति है लोकलेखा समिति। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? नियम समिति। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे? लोकसभा के अध्यक्ष को। प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? आपको पता है अभी कि लोक सभा होती है उसी से प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी होती है? लोकलेखा समिति होती है। अगला है, भारतीय संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। भारत में संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होती है। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है? PC चाको। कौन है? PC चाको है। अब चैप्टर नंबर 23 है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी कि गणपूर्ति नहीं होता है तब। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2,80,000 रुपये। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपये। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था हुई है? 7। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? 30। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की पावर किसके पास होती है? संसद के पास। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने
राष्ट्रपति के रूप में काम किया है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात यानी कि रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का यूज़ किया जाता है? अंग्रेजी। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का। भारत में न्यायपालिका है कैसी? स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? एकीकृत। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उच्चतम न्यायालय को होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की पावर किसमें निहित होती है? संसद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान की मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? ये है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 का ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा एक सही है? सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का विवरण है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय ही भारतीय संविधान का संरक्षक है। लोकहितवाद यानी कि मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है कौन? ये है यूएसए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत के सुप्रीम कोर्ट को। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति जो है आपका कानूनी मामलों में जो परामर्श लेंगे वो किससे ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय को परामर्श दात्री बनाया गया है किससे? आर्टिकल 143 में। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है पहली बार सीधे यानी कि मामलों की सुनवाई की योग्यता। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है तब। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? वो है केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? ये कहा था केशवानंद भारतीय वाद में। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे थे? वाई.वी. चंद्रचूड़। सॉरी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहे थे? कमल नारायण सिंह। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी। वेरी इंपॉर्टेंट।
संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती थे। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 ईयर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से। उच्च न्यायालय, अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 24 हाई कोर्ट्स आ गए हैं। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हैं। आपको पता है 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश के लिए अलग हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। उसके बाद ही अब हमारे देश में जो हाई कोर्ट है उनकी संख्या 25 हो गई है। अगला है भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम। भारत के किस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का है। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है? गुवाहाटी की। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना हाई कोर्ट है? दिल्ली। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट। किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई, मुंबई के हाई कोर्ट स्थापित किए गए हैं? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो ये कोलकाता हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो न्यायालय है वो कहाँ है? बिलासपुर। उत्तराखंड हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल। झारखंड रांची। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में और केरला हाईकोर्ट एर्नाकुलम में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अन्ना चांडी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? लीला सेठ। 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा कानून बनाकर। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसी न्यायाधीश को एक हाई कोर्ट से दूसरे में हस्तांतरित या स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? प्रेसिडेंट को है भारत के। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र कितनी होती है? 65 वर्ष। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपये और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। किसी राज्य की हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कौन सी निधि पर निर्धारित होते हैं? संबंधित राज्य की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? 62। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय का। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद असंवैधानिक है? केरला। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है प्रेसिडेंट को। भारत में चलित न्यायालय के मोबाइल कोर्ट इनका मानसपुंज है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं या संघ राज्य क्षेत्र इसमें शामिल नहीं, तो वो हैं 3। बाकी जो 3 कौन कौन से वो आपको करंट अफेयर में पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो वो है मूल अधिकारों का संरक्षण। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो। अब अगला चैप्टर है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर।
राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्य होता है कितना? 5 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करते हैं? भारत के राष्ट्रपति ही यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। अगला है राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो इनको जो वेतन मिलता है वो है 3.5 लाख रुपये। अगला है राज्यों के गवर्नर गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो फटाफट कमेंट करके बताओ किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं ये? प्रेसिडेंट। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से जाता है? राज्य की संचित निधि से। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक होता है कौन? राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करते हैं? राज्यपाल। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? राज्यपाल। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 35 वर्ष। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं? राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? हाँ। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? फ्रेंड्स, ये मैं आपको बार बार यहाँ पर याद दिला रही हूँ। विधानसभा और देखिए, राज्यों में विधानसभा और सेंटर में हमारा लोकसभा। जो लोकसभा में 2 व्यक्ति मनोनीत होते थे बाय प्रेसिडेंट द्वारा, एंड राज्यों में विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को जो अपॉइंट करते थे गवर्नर, उसे समाप्त कर दिया है। कौन सा बिल पेश किया गया था? 126वां बिल आपका पेश किया गया था। और एक्ट कौन सा बन गया है? 104वां। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, या आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। राज्य विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो निश्चित संख्या नहीं है विधान परिषद में। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो ये सरोजनी नायडू का है। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो अभी देखिएगा, ये बन चुका है यूनियन टेरिटरी। जब ये क्वेश्चन बना था तो वहाँ पर था आपका जम्मू एंड कश्मीर। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? 6 सप्ताह के बाद। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होता है, बिल्कुल सही। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है मैक्सिमम, बिल्कुल सही। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। ये यहाँ पर रॉन्ग है। अगला है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्यपालिका निहित होती है, सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है किसके सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के द्वारा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधान मंडल के द्वारा। निम्नलिखित में कौन भारत के प्रेसिडेंट की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल। अगला यहाँ पर है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल किया गया था? 1965 में।
सॉरी, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। किसी राज्य की राज्यपाल को किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा स्थगित करने की। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो वो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। मुख्यमंत्री आ गए हैं यहाँ पर आपका। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस आर्टिकल के तहत की गई है? 163। भारत के राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन थे? पवन चामलिंग। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। उड़ीसा के प्रथम महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला सुश्री मायावती थी। और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। अब यहाँ पर विधान परिषद को आप देखेंगे। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? विधान पालिका परिषद। कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? 1/3। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था में संविधान के किस आर्टिकल के तहत की जाती है? आर्टिकल 169 के तहत होती है। किसको समाप्त किया जा सकता है? परभंग नहीं, विधान परिषद। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? 1/3। विधान परिषद की गणपूर्ति यानी कि कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग है? 1/10। विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो वो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? 2। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जा सकता है? परिसीमन आयोग। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? 1/3। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? 1/6। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में नॉमिनेट कर सकते हैं? कोई निश्चित संख्या नहीं होती। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? 1/12। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित है? 1/12। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र लेना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपसभापति को। यदि 14 डेज के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब वह दोनों सदनों के द्वारा पारित माना जाता है। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? 4 माह। संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? जम्मू एंड कश्मीर। वर्तमान में कौन से राज्य में विधान परिषद है? यूपी, बिहार, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन तथा उसकी समाप्ति की जा सकती है? राज्य विधानसभा के संबंधी संकल्प द्वारा।
निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो वो है हमारा मध्य प्रदेश, एमपी में। अब अगला चैप्टर है विधानसभा। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 170। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 170। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसका अपवाद है सिक्किम। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। और आपको पता है वोट, यहाँ पर वोटिंग होने वाली है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। अगला है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। असम विधानसभा में कितने सदस्य? 126। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? 75,000। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल देखिएगा, ये अभी तक जो था पहले 6 वर्ष का होता था, अब जो ये होगा ना, ये भी 5 वर्ष का ही होगा, क्योंकि अब पूरे इंडिया में, क्योंकि इंडिया का पार्ट है, तो पूरे इंडिया में सारे कानून जैसे अन्य स्टेट में लागू हैं वैसे यहाँ पर भी है। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया था? केरल। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का होना चाहिए? 25 वर्ष। विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? 1/10। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? 2 बार। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच में जो समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए वो 6 माह है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो पहले ही अपना शपथ ग्रहण ले लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनी चाहिए? 14 डेज। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है? 60 दिन। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह। किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? आप देखिएगा ऐसा नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया गया है, ये भी अभी समाप्त हो गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय इस राज्य में कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी क्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। अगला है किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं हो सकता है? वित्त मंत्री।
राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है दोनों सदनों में से किसी एक सदन में, जहां पर दोनों सदन है वहां पर दोनों सदनों में से किसी एक में, जहां पर नहीं है तो वहां पर एक ही सदन में जाएगा। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया है? संविधान का 52वां संविधान संशोधन कानून के द्वारा। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? 6 माह। आयोग और परिषद आप देखेंगे। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन करता है संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? 1956। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? अनुच्छेद 63। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1990। योजना आयोग के सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? वित्त आयोग। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया था, यह किसका विचार है? अशोक चंदा का। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? योजना आयोग को। फिलहाल योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग है। योजना आयोग है एक परामर्शदात्री संस्था थी। योजना आयोग का स्वरूप परामर्शदात्री संस्था का। 1950 में भारत योजना आयोग की स्थापना की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। 1950 में योजना आयोग का गठन किसके संकल्प के द्वारा किया गया? संघीय मंत्रिमंडल। योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। अभी आपको याद रखना है योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग है। निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है? तो संविधानेतर संस्था यहाँ पर योजना आयोग और प्रेजेंट टाइम पे है नीति आयोग है। योजना आयोग एक क्या है? संविधानेतर संस्था है क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग हो गया है। निम्नलिखित में से कौन एक संविधान का अंग नहीं है? तो संविधान का अंग देखिएगा योजना आयोग, प्रेजेंट में नीति आयोग नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था निकाय नहीं है? योजना आयोग, वर्तमान का नीति आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष यानी कि नीति आयोग का वर्तमान में जो अध्यक्ष होते हैं वो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्ष के लिए। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? योजना आयोग की और प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग की। योजना आयोग का प्रमुख कार्य योजना की तैयारी तथा कार्यान्वयन। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग। योजना आयोग का पदेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री। योजना आयोग का उपाध्यक्ष इसके समकक्ष होता है कैबिनेट मंत्री के। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति यहाँ पर प्रदान करता है? योजना आयोग, वर्तमान का नीति आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं राज्यों के राज्यपाल। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण और उन्हें सुनिश्चित करना। वित्त आयोग क्या है? एक पंचवार्षिक निकाय है। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा? प्रेसिडेंट। अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए। और कितने वर्ष बाद इस आयोग का गठन होता है? प्रत्येक 5 वर्ष बाद। प्रधान कार्य क्या है वित्त आयोग का? केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व वितरण करना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आयोग वगैरह। केंद्र और राज्यों में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? वित्त आयोग। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? वित्त आयोग। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से।
भारत में प्रेसिडेंट को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा ही। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की संख्या है? 4। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, 312। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण मिला है? अनुच्छेद 311। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? 2/3 बहुमत से राज्यसभा। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई है? मार्च 1954 में। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? हैदराबाद। और हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? हैदराबाद। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया है लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है? संसद। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने करी थी? राजमन्नार आयोग ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 315। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 9। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी यहाँ पर पहले पूर्ण हो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रतिमाह वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? प्रेसिडेंट। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समयावधि क्या है? 2015-20। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वित्त आयोग कैसी संस्था है? एक संवैधानिक किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसको पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। अब देखिएगा नए राज्यों का गठन वर्ष यहाँ पर देखेंगे। आंध्र प्रदेश 1953, महाराष्ट्र 1960, गुजरात 1960। इसीलिए हर साल 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस और 1 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी मनाया जाता है। नागालैंड का स्थापना दिवस 1963, हरियाणा 1966 में गठित हुआ, मेघालय 1971, हिमाचल 1971, मेघालय 1972, मणिपुर और त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975, मिजोरम, अरुणाचल एंड गोवा 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड 2000 एंड तेलंगाना सबसे नवीनतम राज्य है हमारा 2014। आंध्र प्रदेश का विघटन कर देश में एक नया राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 से अस्तित्व में आया, इसीलिए भारत का क्या है? सबसे नवीनतम राज्य है। अब अगला 30वां चैप्टर है यहाँ पर निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर करना है। तो देखिए यहाँ पर तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ब्रिटेन की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का गठन है? अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा लक्षण समान है? वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगला है भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। और सुशील चंद्रा प्रेजेंट टाइम पे हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त।
परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ही होते हैं। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? 1989 में। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए तब। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव 1952 में हुआ। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब मिला है? 1926 में। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? 18 वर्ष है। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 1989 ईस्वी में। भारत में मतदान की न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? 18 वर्ष। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल की उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? 7 दिन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपए। अन्य निर्वाचन आयुक्त को 2,25,000। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है 6 वर्ष, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसमें 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश करी थी? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन अपॉइंट करते हैं? तो वो है प्रेसिडेंट। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 324। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। केंद्र और राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई है? वो है 61वां संविधान संशोधन। कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंध के पालन में गठित है? निर्वाचन आयोग। निम्न में कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं होता है? स्थानीय निकायों का चुनाव। अगला है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं प्रेसिडेंट को। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? निर्वाचन सुधारों से। निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है उम्मीदवारों का चयन करना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल सुनिश्चित कौन करता है? संविधान। लोकसभा अथवा विधानसभा के सभी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त हो जाती है? जब वह कुल मतदान का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ है? 1997 से। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर नंबर 31, केंद्र राज्य संबंध। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं। सरकार या आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र राज्यों के बीच संबंधों से। केंद्र राज्य संबंधों पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई है? तमिलनाडु। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? 3 सूचियों में। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 245 तथा 246। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है केंद्र के पास। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ को। किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों को लागू करने हेतु। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? नहीं ले सकता।
सरकारिया आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? केंद्र राज्यों का संबंध। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ है? 1983 में हुआ। अगला है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को क्या 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 दिया गया है? संघीय सरकार को दिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट अधिकार हैं वो मिले हैं संघीय सरकार को। समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये राज्य और संघ दोनों के ही पास है। पंचायती राज विषय है वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यों की सूची में। भूमि सुधार राज्यों की सूची में। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में। कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? एजुकेशन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची किसका उल्लेख नहीं है? गैस का यहाँ पर उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? वन का। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? जनगणना। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के। कौन राज्य सूची में नहीं है? सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है समवर्ती सूची में आते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो वो है 42वां संविधान संशोधन। रेलवे पुलिस किस सूची में है? राज्य सूची में। विवाद, संविद, श्रम, कल्याण, बीमा, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखे गए हैं? संघ सूची में। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में किसमें से एक है? 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो वो है हमारा भाग, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया जाता है 7वीं अनुसूची में। अवशिष्ट अधिकार क्या है? तो देखिएगा, अवशिष्ट अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी सूची में शामिल नहीं होते हैं। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण क्या है? राज्यपाल का पद। सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? योजना आयोग की शक्तियों से। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी सूची में आता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है, समवर्ती सूची में है। अब अगला चैप्टर नंबर 32 राजभाषा। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या 42। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? 343 से 351 तक। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता दी गई है? हिंदी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 वन की, कि हिंदी देश की राजभाषा है लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? अनिश्चित काल के लिए। किसी भाषा को किसी राज्य की राज्यभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राज्य विधान मंडलों को है। किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? जम्मू एंड कश्मीर। डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? JNK में।
सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश है? 92वां। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान है? जम्मू कश्मीर। 8वें परिशिष्ट का संबंध किससे है? भाषा से। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त? 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? संथाली। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा, प्रयास करेगा? तो वो है अनुच्छेद 350 का क। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? 18 है। 92वां संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब क्या हो गई है? अभी देखिएगा प्रेजेंट टाइम पे 22 है। हमारी कितनी है? 22 है। अगला है आपात उपबंध। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं का उल्लेख है? 3। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रचलन करते हैं? अनुच्छेद 352। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई है? 26 अक्टूबर 1962 को। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 को हुई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो 3। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आंतरिक शांति को खतरा। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है केवल देखिएगा आपका बाहरी आक्रमण की स्थिति में और आपका सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करी थी? 25 जून 1975 को। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर करी थी? आंतरिक अशांति। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राधा एस कृष्णन। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना अनिवार्य है 1 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा है? कोई सीमा नहीं होती है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? वैसी ही बनी रहती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब उन्हें किसी ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो तभी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 356। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किसी व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? राज्यपाल के। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य के राज्यपाल से शासन से है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर किन कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? न्यायिक। अगला है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 20 जून 1951। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? पंजाब पिप्सू में। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? वो जम्मू एंड कश्मीर। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? 360। कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं हुई है?
वित्तीय आपातकाल। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? अभी तक एक भी बार नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर राज्य विशेष प्रावधान। अब देखिएगा ये सारी चीज़ें हट चुकी हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद कौन सा था? आपका 370 से इसका संबंध था, लेकिन फिलहाल अब इसको क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक क्या है? यूनियन टेरिटरी है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता था, क्योंकि ये अब समाप्त हो चुका है। तो इसीलिए ऑप्शन आपका क्या मिलेगा? अनुच्छेद 370 अब किस लागू नहीं होती है, अब ये आएगा तो जम्मू कश्मीर में नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर के बारे में सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो अब आपको पढ़ना नहीं, जो कानून पूरे इंडिया में लागू होगा वही अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे, वो सभी नियम। चलिए अगला है यहाँ पर राजनीतिक दल। तो भारत में दलीलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुदलीय है। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? राजनीतिक दल के। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है कब? जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी हो। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। अब यहाँ पर कथन वाले आपके क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में पूछे गए हैं कि भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली थी? 1995 में। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो? 4%। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त होने चाहिए? 4% वैध मत अथवा अधिक राज्यों में। कांग्रेस फर्स्ट का चुनाव क्या है? पंजाब। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। धनुष एवं तीर निशान है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? 1921 में। भारत में मुस्लिम लीग स्टेबलाइज हुई 1906। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? ऐसी सुप्रीम कोर्ट में। किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? सीपीआई का। पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला था? फॉरवर्ड ब्लॉक ने। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? भारतीय साम्यवादी दल की। किस दल की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा की गई है? स्वतंत्र श्रमिक दल की। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? केरल। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी? 1977 में। चैप्टर 36 दल विरोधी कानून। दल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया है? संविधान का 52वां संविधान संशोधन। किस अधिनियम के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। दल बदल निरोध अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ है? 15 फरवरी 1985। पिछड़ा वर्ग विशेष प्रावधान। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं? 84। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं? पिछड़े वर्ग। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? 89वां। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय अब ये समाप्त हो चुका है, बार बार बता रही हूँ। राज्यपाल विधानसभा में नहीं कर सकते हैं, समाप्त हो चुका है।
भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का रेशियो अनुपात। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर। मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जातियों से है। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है? 27। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना 1993 में हुई। क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। अब इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। आपका जो आर्टिकल है वो है 368। भारतीय संविधान में संशोधन होता है आर्टिकल 368 के द्वारा। संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत हुआ? संसद में। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद की किसी सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? नहीं। संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है जनमत संग्रह से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में। प्रथम संवैधानिक संशोधन एक्ट कब बना? 1951 में। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से। किस संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला है? 13वां। कि संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना हुई है? 18। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 21। 22वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना हुई है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित हुई? 31। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा कब मिला? 35वें संविधान संशोधन। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 36वें संविधान संशोधन के तहत। के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो आपकी सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। 41। के संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? वेरी इंपॉर्टेंट। 42। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा सूची में समवर्ती सूची में लाया गया था? 42। अगला यहाँ पर है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42। के संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? 42। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद राष्ट्र की एकता अखंडता वाक्यांश के संशोधन के द्वारा समाविष्ट किए गए हैं? 42। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। किस संशोधन से समाजवादी धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन। निम्न विधेयकों में से किस एक विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंध लगाया है? तो ये आपका लगाया है किससे? ऑप्शन आपका ही संविधान का 52वां संशोधन कानून। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में संविधान संशोधन में किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान है? 52वां। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाला गया? 44। 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? दल बदल कानूनी रोक।
वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? 1985 का 52वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला है? 55। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा आपका गोवा को राज्य का दर्जा मिला है? 56। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रेसिडेंट को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? 44। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? संवैधानिक संशोधन के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है? 61वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी है? 15%। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया आर्टिकल मूल कर्तव्यों से है। संवैधानिक संशोधनों में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां और 31वां। संविधान का 93वां संविधान संशोधन बिल संबंधित है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1993 निर्दिष्ट करता है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1206। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया है? संपत्ति के। संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? 91वां संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ाकर 22 हो गई है? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियमों में से किसी एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? 91वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां और 21वां। किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में किस संविधान के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? 44। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 के संवैधानिक संशोधन एक्ट के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अंग बनाया गया? 36वां के संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? 26वां भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के प्रेसिडेंट मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? 42वां भारतीय संविधान के अधिकांश उपलब्धों का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद द्वारा। वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन एक्ट किस विषय से रिलेटेड है? सहकारी समितियों के गठन या क्रियाकलाप से। अगला चैप्टर 39 पंचायती राज। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतियों की स्थापना की बात की गई है? भाग 4।
भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 40। संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित पंचायतों का कार्यक्रम है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज एक्ट से है। 73वें संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान है? 73। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? 1/3। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? बलवंत राय मेहता। अक्टूबर 1995 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया था? राजस्थान। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1957 को किया गया नागौर राजस्थान में। अगला है 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण करने की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिला वर्ग। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया है राजस्थान में। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1959। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया? राजस्थान और आंध्रा। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार करा था? राजस्थान। पंचायती राज की अनुशंसा किसने करी थी? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1951। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसने करी थी? बलवंत राय मेहता समिति। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त है? तो वो है 73वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के अंतर्गत 73वें संशोधन का संबंध है किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? 6 माह के अंदर होगा। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की एक परिकल्पना की गई है? भाग 9। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ हुई। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में करा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत हुई है 2 अक्टूबर 1953 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? तो असफलता का कारण है अशिक्षा। क्या है? अशिक्षा है। अगला है पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया है बलवंत राय मेहता के द्वारा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है सादिर अली समिति। कौन सी समिति है? सादिर अली समिति है। पंचायती राज की अनुशंसा की गई है बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज स्टेबलाइज हुआ उसका अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी बलवंत राज मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? अशोक मेहता ने। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है?
वो है ग्राम सभा व पंचायत। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर है राज्य सरकार पर। खंड स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। पंचायती राज विषय है राज्य सूची। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों पर कर। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करते हैं। पंचायती राज को किसके शासन की इकाई के रूप में संगठित किया जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है माध्यमिक शिक्षा। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? सरकारी अनुदान। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है सरकारी अनुदान पर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? मेला एवं बाजार कर है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है एक प्रशासनिक अधिकरण। एक यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर। भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर बना हुआ है? स्टेबलाइज हुआ है चेन्नई। भारत में पंचायत राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 नागौर में। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश करी? बलवंत राय मेहता समिति। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है पंचायती राज का। और इसी के साथ ये क्वेश्चन अब समाप्त होने वाले हैं। आपके पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। पंचायती राज प्रणाली नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड रिपन को। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर, और पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन होता है? तो वो जिला परिषद होती है। सो फ्रेंड्स, युक्ति पब्लिकेशन की पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो गई है, जिसमें आपने 80+ पेजेस थे इसमें, जो आपके अब जाके कंप्लीट हुए। अब इसके बाद आपका जो है स्टैटिक पोर्शन वाला करा देती हूँ, देन उसके बाद आपका बाकी जो सब्जेक्ट है वो चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच भाई। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा।